हेलो एवरीवन। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे जिन्होंने पेडागोजी और सोशल साइंस ले रखा है सब्जेक्ट, ये वीडियो आज उनके लिए है क्योंकि वो बच्चे काफ़ी रिक्वेस्ट कर रहे थे काफ़ी टाइम से। इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें मैंने एनसीएफ और एनसीईआरटी क्या कहता है सोशल साइंस को लेके वो भी बता रखा है, प्लस वो खुद में क्या कहता है। तो जो बच्चे सोशल साइंस के अलावा भी एनसीईआरटी और एनसीएफ 2005 और 2000 के बारे में जानना चाहते हैं, वीडियो को जो एंड का पार्ट है वो देख सकते हैं। ठीक है, तो आओ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सोशल साइंस होता क्या है। तो एनसीएफ के हिसाब से जो सोशल साइंस है ये एक साइंटिफिक स्टडी है ऑफ सोशल, कल्चरल, साइकोलॉजिकल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फोर्सेस की। और सोशल साइंस हमको नॉलेज देता है अबाउट द नेचर, ग्रोथ एंड फंक्शनिंग ऑफ द ह्यूमन सोसाइटीज़। और ये एसेंशियल है ताकि हम लर्न कर पाएँ ह्यूमन कंडीशंस को और उनको इम्प्रूव करने के बारे में। तो ये बड़ी सी डेफिनेशन अगर तुम लोगों को नहीं समझ आई है तो सीधी सीधी बात है, मतलब तुम इसको एक्सप्लेन करके आ जाना पेपर में कि जो सोशल साइंस है वो इंक्लूड करता है हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी, जिसमें वो फिजिकल और कल्चरल दोनों एस्पेक्ट्स को देखता है। इसको तुम पेल के आ सकते हो। ठीक है, थोड़ा बिच्चा बिच्चा हो गया इसमें पॉइंट्स। हाँ ठीक है, ये पॉइंट्स हैं। ठीक है, इनको एक्सप्लेन करके आ जाना बस। ठीक है, तो अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं सोशल साइंस के। तो पहला ऑब्जेक्टिव है कि इट एनेबल्स द चाइल्ड टू अंडरस्टैंड द सोसाइटी इन विच दे लिव। जिस सोसाइटी में जो बच्चा वो रह रहा है उसके बारे में उसको समझने की हेल्प करता है। और ये हेल्प करता है कि जो सोसाइटी है वो स्ट्रक्चर कैसे हुई है और जो फोर्सेस यूज़ होती हैं सोसाइटी को स्ट्रक्चर करने में उनके बारे में हेल्प करता है समझने में। और टू ग्रो अप एज एन एक्टिव, रिस्पॉन्सिबल एंड रिफ्लेक्टिव मेंबर ऑफ द सोसाइटी, ये कैसे बना जा सके इसके बारे में हमें बताता है। और ये हमको वैल्यूज़ अप्रिशिएट करने के लिए समझाता है, जो कि हैं जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी, टी बिल्डिंग ऑफ अ सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक सोसाइटी, टी। ठीक है। और फोर्थ पॉइंट है ये हमको लर्न करवाता है कि हम रिस्पेक्ट करें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, लाइफस्टाइल और कल्चरल प्रैक्टिसेस को, जो कि मोस्टली इधर आज के टाइम पे नहीं हो रहा है। और टू क्वेश्चन एंड एग्जामिन द रिसीव्ड आइडियाज़, इंस्टीट्यूशंस एंड प्रैक्टिसेस। और टू एक्वायर प्लेजर इन रीडिंग बाय गिविंग enjoyable रीडिंग मटेरियल्स, टू अंडरटेक एक्टिविटीज़ दैट विल हेल्प देम डेवलप सोशल लाइफ स्किल्स। ये 7 पॉइंट्स आप पेल किया जाना ऑब्जेक्टिव्स में, काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलेंगे तुमको। और अगर आप लोगों को उसके अलावा कुछ समझ नहीं आ रहा होगा ना, तो सिर्फ इन पॉइंट्स को भी आप एक्सप्लेन करके आ जाना, उसमें भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। क्योंकि मतलब आपको वही है कि मतलब हार्ड फैक्ट की 15 पेजेस तो आपको भरने ही होते हैं। तो बेटर कि अगर आपको आंसर बाकी नहीं आता है ना, तो जो आपको पॉइंट्स आते हैं ना, बेशक वो पॉइंट्स एक्सप्लेन्ड है, उनको भी एक्सप्लेन करके आ जाओ, जैसे भी मैंने यहाँ पे करा है ना। मतलब सेंस नहीं थी पर एक्सप्लेन कर दिया, समझे ना। तो अब बात करते हैं मेथड्स जो सोशल साइंस में हम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला है कि यूटिलाइजेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड्स, जिसके थ्रू हम कर पाएँ ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस, डाटा कलेक्शन और हाइपोथेसिस। मोर कॉम्प्लेक्स देन फिजिकल साइंस, ये जो फिजिकल साइंस आप पढ़ते हो उससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है क्योंकि इसमें सोशल एक्सपेक्ट भी घुसा हुआ है। और इसका जो मेथड है उसमें मोस्टली कंट्रोल एक्सपेरिमेंट, क्योंकि डिफ़िकल्ट होते हैं करने, इसलिए जो सोशल साइंटिस्ट हैं वो केयरफुली ऑब्जर्वेशंस लेते हैं ताकि जो उनका डाटा है वो सही आए। तो अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ सोशल साइंस। जो सोशल साइंस का नेचर है वो काफ़ी सिस्टमेटिक है, क्योंकि वो सिस्टमेटिकली गैदर्ड हो रखी है इन्फॉर्मेशन, वो क्लासीफाई हो रखी है, वो हम सब आपस में रिलेट कर पाते हैं और वो इंटरप्रेट करना इजी रहता है। और इसका जो बेसिक फंडा है वो है लर्निंग एंड अप्लाइंग द कॉन्सेप्ट्स, ये सोशल साइंस का नेचर है। ठीक है, तो ये था तुम्हारा सोशल साइंस। अब हम बात करेंगे सोशल स्टडीज़ की। अब सबसे पहले सोशल स्टडीज़ क्या होता है। सोशल स्टडीज़ इज़ द स्टडी ऑफ मैन एंड हिज एनवायरनमेंट। सबसे सीधी बात, मस्त बात, सीधी सीधी डेफिनेशन है। ठीक है, इसको तुम और थोड़ा खोल के लिख के आ सकते हो कि किसी एक का तुम एग्जांपल दे सकते हो कि फ़लाने ने ऐसा कहा था और फलाने ने ऐसा कहा था, उसमें मार्क्स मिल जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि इसका स्कोप क्या होता है। तो एसएसटी का जो स्कोप है वो रिफर करता है टू व्हाट द सोशल स्टडी कवर्स। ठीक है, तो सोशल स्टडी इज मेड अप ऑफ सोशल साइंस which includes economics, anthropology, geography, sociology, psychology and political science। SST सोशल साइंस का ही बना हुआ है, जिसके अंदर ये सारे के सारे जो भी मैंने बातें बोली वो सब इंक्लूड होती हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे अब आप लोगों के दिमाग में ये बात आई होगी कि फिर साला एसएसटी और एसएससी में डिफरेंस क्या रह गया। तो देखो, जो सोशल साइंस है, क्योंकि इसमें साइंस लगा हुआ है, तो तुम यहाँ से हिंट लो कि उसमें जो डाटा वगैरह कलेक्ट होता है वो थोड़ा सारा साइंटिफिक मेथड ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। और जबकि जो एसएसटी है वो सोशल साइंस की बनी हुई है, जो मतलब ये इसका पार्ट टाइप है, जिसमें बेसिकली जो स्टडी वगैरह होती है वो मोर ऑफ अ क्वालिटेटिव टाइप होती हैं, ठीक है। क्योंकि जब तुम इसकी डेफिनेशन भी देख लो, इट इज़ द स्टडी ऑफ मैन एंड हिज एनवायरनमेंट, बस ख़त्म, मतलब और कुछ करना ही नहीं है भाई, ठीक है। तो अब हम इसमें आगे बढ़ेंगे कि एसएसटी के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है टू अंडरस्टैंड अवर एनवायरनमेंट, और अपने एनवायरनमेंट को समझना, उसकी प्रॉब्लम्स को समझना, उनको सॉल्व करने की कोशिश करना। नेक्स्ट इज टू हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द लॉज ऑफ अवर कंट्री एंड टू बी एबल टू ओबे देम, अपने कंट्री के हम लॉज वगैरह समझें और उनको ओबे करें। डिज़ायरेबल स्किल्स हम एक्वायर करने की कोशिश करें, जिससे हम जो एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर पाएँ। और हार्ड वर्क की इंपॉर्टेंस को समझें, ऑनेस्टी को हम सोसाइटी में इम्प्रूव करें, और अंडरस्टैंड करें कि जो गुड सिटीज़न होता है वो कितना यूज़फुल होता है कंट्री के लिए। बस यही था। तो जब भी तुम सोशल साइंस एक्सप्लेन करोगे तो उसमें तुम सारी वैसी वाली टर्म्स निकाल देना कि डाटा एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, क्यूरियोसिटी, फलाना धमकाना, हिपोथेसिस, थ्योरी वगैरह सब, ठीक है। और जबकि जहाँ तुम सोशल स्टडीज़ को एक्सप्लेन करोगे वहाँ पे तुम लेमैन टर्म थोड़ी यूज़ कर सकते हो, कि मतलब जो भी अच्छी अच्छी बात होती है ना, कि देश का उद्धार करना है, ये करना है, ये कर देंगे, वो कर देंगे, मतलब यहाँ पे नेता बन जाना तुम थोड़े से एक्सप्लेन करने में, ठीक है। अब आती बारी मेथड्स एसएसटी को पढ़ने की। तो इसमें हैं जो मेथड्स वो हैं इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, फील्ड ट्रिप, लर्निंग थ्रू कॉन्सेप्ट्स और डिस्कशन। इसके जो मेथड्स हैं वो जो सोशल साइंस है उससे काफ़ी इजी हैं। इसमें जो मेथड्स हैं वो बेसिकली ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड हैं, जबकि जो सोशल साइंस वाले मेथड्स हैं उसमें आपको प्रॉपर जो साइंटिफिक प्रोसीजर चलता है कि पहले आप ऑब्जर्व करके एनालाइज कर रहे हो, डाटा को हाइपोथेसाइज कर रहे हो, और उसके बाद में थ्योरीज वगैरह डाल रहे हो, अपना डाटा कलेक्ट कर रहे हो, वो सब चलता है, ठीक है। ये इन दोनों के बीच का बेसिक डिफरेंस है। तो अब हम बात करेंगे एनसीएफ और एनसीईआरटी ने सोशल साइंस के बारे में क्या कहा था, ठीक है। तो 1975 में जो करिकुलम था उसने डिसाइड करा कि चलो यार, बहुत दिन से कुछ भी नहीं करा, तो हम एक काम करते हैं, एसेंशियल यूनिट्स को ढूंढते हैं हर एक सब्जेक्ट में और उनको यूनिफाई करके ना एक इंटीग्रेटेड सिलेबस बनाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो एनसीईआरटी था उसने क्या करा, उसने ना अलग अलग बुक्स बना रखी थी, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी की, क्लास 6 to 10 की, और जो एग्ज़ाम लेते थे वो कंबाइंड पेपर लेते थे। तो 1988 में क्या हुआ, ज़्यादा कुछ चेंज आया नहीं, पर उसके बाद में उन्होंने 4 बुक्स बना दी उसकी, जिसमें उन्होंने क्या करा, इकोनॉमिक्स को ऐड कर दिया था, ठीक है। तो इसके बाद में एनसीएफ 2000 आया और उसने ये बोला कि जो सोशल साइंस का करिकुलम है वो कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, लेकिन इन्फॉर्मेशन से भरा हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है। एनसीएफ 2000 ने बोला कि इंटर रिलेटेड अप्रोच को हम इम्पोर्टेंस देंगे। तो इसीलिए अब जो बुक आएगी सोशल साइंस की वो एक ही होगी 6 से 10 तक की, ठीक है। तो इसके बाद में आया फिर तुम्हारा एनसीएफ 2005। जो एनसीएफ 2005 था उसके सबसे पहले हम बात करते हैं कि उसका कमी क्या थी। तो एनसीएफ ने बोला कि जो सब्जेक्ट्स हैं जिसमें एसएसटी हम पढ़ा रहे हैं वो इनएडिक्वेट है एम्प्लॉयमेंट सिक्योर करने के लिए, क्योंकि उसमें एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड ज़्यादा कुछ हम बात कर नहीं रहे हैं। तो हमें उसमें क्या करना होगा, तो ये उसमें उन्होंने कहा कि पहले हम डिस्कस करेंगे कि प्रॉब्लम्स क्या हैं और उसके बाद हम मेन इश्यूज़ पे फोकस करेंगे। तो इसीलिए एसएसटी को ज़्यादा इंटेलेक्चुअल और प्रोफेशनली वैल्यूएबल बनाने के लिए ये स्टेप एनसीएफ 2005 ने उठाया था, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि एसएसटी के बारे में परसेप्शंस क्या हैं। ये चीज़ वैसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर में ये आती है, कभी कभी आता है कि जो एसएसटी है वो बच्चों को बोरिंग क्यों लगती है। तो ये चीज़ें आप उसमें लिख के आ सकते हो। तो सबसे पहले जो एसएसटी है वो एक नॉन यूटिलिटी सब्जेक्ट है, मतलब उसका कहीं पे यूज़ कुछ नहीं कर सकते। और ये इसलिए है क्योंकि जो टीचर और स्टूडेंट है वो दोनों ही इंटरेस्टेड, ऐसे कहते हैं कि इंटरेस्टिंग होता है बट इंटरेस्ट कोई लेता ही नहीं है। और स्कूल में हमेशा यही देखा गया है कि जो एसएसटी बच्चे लेते हैं उनको कम वेटेज मिलती है, और जो साइंस लेते हैं उन बच्चों को ऐसा मानते हैं कि ये बच्चे तो ज़्यादा ही ब्राइट हैं, ठीक है। होता है ना कि वो आता है कि 10th में पहले तुम साइंस लेते हो फिर साइंस तुम्हारी लेती है, वही वाला हाल हो जाता है। तो इसीलिए उन्होंने एम्फेसाइज करा था कि जो सोशल साइंस है वो सोशल और कल्चरल और एनालिटिकल स्किल्स के लिए इम्पोर्टेंट है, ताकि जो इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड है उसमें बच्चा ढंग से पार्टिसिपेट कर पाए। नेक्स्ट पॉइंट जो एसएसटी के लिए परसेप्शन है वो ये है कि जो एसएसटी है वो मोस्टली जो इन्फॉर्मेशन है वो सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन ही ट्रांसमिट करती है, और सिर्फ वो कॉन्टेक्स्ट बेस्ड होती है, टेक्स्ट पे फोकस होता है, और उसमें जो रूट मेमोराइजेशन काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि वही जैसे हिस्ट्री में आपको डेट्स वगैरह याद करनी पड़ती हैं। जो कंटेंट है वो डे टू डे लाइफ से बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं होता है, और अननेसेसरी डिटेल्स अबाउट द पास्ट उसमें मैंशन हो रखी होती हैं। एक बार पता है मेरे साथ मस्त सीन क्या हुआ था, हिस्ट्री का पेपर था मेरा, मैंने ना सारी की सारी इंपॉर्टेंट डेट साइड में लिखी हुई थी
और मुझे था कि इनको लास्ट में याद कर लूँगी क्योंकि वही उसका रट्टा मारना ही पड़ता है, ठीक है। पर मस्त बात ये थी कि मैं उसको रट के गई नहीं और उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट आया भी नहीं, जो कि मुझे लग रहा था काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, वो आई ही नहीं। बहुत ही बढ़िया हो गया। तो चलो बैक टू द टॉपिक। तो थर्ड पॉइंट है कि जो एग्ज़ाम्स है वो इग्नोर कर देते हैं कंसेप्चुअल नॉलेज को, और फैक्चुअल नॉलेज ज़्यादा होती है कि ये उस टाइम पे ये हुआ था तो ये क्यों हुआ था और ये किसने करवाया था और कब हुआ था, कब मरा था, कब पैदा हुआ था, ये सब बातें जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती नहीं है। और फोर्थ पॉइंट है कि नॉट मैनी डिज़ायरेबल जॉब ऑप्शंस हमारे लिए ओपन होते हैं जो सोशल साइंस लेते हैं, बिकॉज इसमें ज़्यादा हमको फैक्चुअल नॉलेज दे रखी होती है और रियल वर्ल्ड में हमको फंक्शन कैसे करना है उसके बारे में हमको ज़्यादा नहीं बताया जाता है जिससे हमको जॉब मिल पाए, तो इसीलिए इसको ज़्यादा डिज़ायरेबल और जॉब ऑप्शन नहीं मानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जो इश्यूज हमको एड्रेस करने हैं एसएसटी में। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है कंटेंट लोड। यशपाल कमेटी और एनसीएफ 2000 ने कहा था कि हमको मिनिमाइज करने की कोशिश करनी चाहिए रिटेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन को विदाउट कॉम्प्रिहेंशन। तो इसके लिए यशपाल कमेटी ने कहा था कि हमको फोकस किस पे करना है, फोकस हमें करना है कॉन्सेप्ट्स पे, एबिलिटी टू एनालाइज द सोशल पॉलिटिकल रियलिटीज़, इस चीज़ पे हमको फोकस करना है ताकि जो हमारा कंटेंट लोड है वो कम हो जाए और जो बच्चा है वो उसको सीख के कुछ कर पाए रेदर देन जस्ट वो उसको रोट मेमोराइज करे, ठीक है। तो अब हमारा अगला पॉइंट है प्लूरैलिटी एंड लोकल कंटेंट। इसका मतलब ये है कि जो भी आपका कंटेंट हो बुक में वो ऐसा होना चाहिए कि उससे जो रीजनल है, रीजनल लोग भी जुड़ पाएँ, सोशल ग्रुप्स वगैरह भी जुड़ पाएँ, और सारे लोकल लोग हैं वो वगैरह भी उससे जुड़ पाएँ। पर एसएसटी क्योंकि सेंट्रलाइज्ड है इसीलिए ये हो नहीं पाता है, तो इसीलिए हमारे को नीड है एक डिसेंट्रलाइज्ड मैकेनिज्म ऑफ नॉलेज की, जिसमें जो टीचर और स्टूडेंट्स हैं और लोकल कम्युनिटी है वो ज़्यादा एम्पावर्ड फील करे उसको पढ़ाई करके, रादर देन वो उसमें मतलब अपने आप को ढूंढने की कोशिश करे। जितना ज़्यादा जो कंटेंट है वो जो पढ़ने वाला उससे लिंक्ड होगा वो उतना बेटर उसको समझ पाएगा, क्योंकि अगर वो उसको समझ ही नहीं पा रहा है तो उसका मतलब कि जो नॉलेज हम बच्चों को देना चाहते हैं वो उनको मिल ही नहीं रही है, उन तक पहुँच ही नहीं पा रही है। तो ये एक सेकंड पॉइंट था जो इशू एड्रेस हुआ था। नेक्स्ट इज थर्ड पॉइंट है साइंटिफिक रिगर। इसका मतलब है कि इसमें यही माना जाता है कि जो भी नेचुरल या फिजिकल फिनोमेनाज होंगे उसी को हम साइंटिफिक इंक्वायरी में कंसिडर कर सकते हैं, बट जो हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी और इको है उसमें सच कुछ होता नहीं है, तो इसीलिए इसको साइंटिफिक इंक्वायरी में हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। फोर्थ पॉइंट इज नॉर्मेटिव कंसर्न्स। इसका मतलब है कि वैसे जो एसएसटी है वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होल्ड करती है कि बच्चों का जो नॉलेज है अबाउट द ह्यूमन वैल्यूज़ जिसके बारे में हम उन्हें बताते हैं, जो कि है फ्रीडम, ट्रस्ट, रिस्पेक्ट एंड रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, इस सब के बारे में वो बच्चों को बताती है। बट जो एसएसटी है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो एम करे इन इन्वेस्टिंग इन द चिल्ड्रन क्रिटिकल मॉरल एंड मेंटल एनर्जी टू मेक अलर्ट टू सोशल थ्रेट्स। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है जो एसएसटी को करना चाहिए। और जो थ्रेट्स हैं वो जैसे क्लास और कास्ट के बीच में होती हैं। तो एसएसटी पढ़ाते वक्त हमको ज़्यादा टाइम अपना बच्चों को ये समझाने में इन्वेस्ट करना चाहिए कि ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं और इसका रूट कॉज क्या है, rather than हम बच्चों को ये पढ़ाएंगे ये होना चाहिए ये होना चाहिए। हमें बच्चों को ये पढ़ाना चाहिए कि ये सब क्यों हो रहा है और हमको क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए जिससे ये सब ना हो। इसके लिए हम इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच यूज़ कर सकते हैं और जो बच्चों का थॉट प्रोसेस है उसको शेप करने की कोशिश कर सकते हैं। तो अभी तक तुमने समझ लिया कि सोशल साइंस और सोशल स्टडीज़ के बीच में डिफरेंस क्या और ये सब क्या कहते हैं, उनके ऑब्जेक्टिव्स और उनके मेथड्स क्या हैं और उनमें प्रॉब्लम्स क्या थी। अब हम बात करते हैं नए सिलेबस की। नए सिलेबस में कोठारी कमीशन ने ये कहा था कि जो इंडिया है उसको डेवलपमेंट अप्रोच की तरफ से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि जो ये अप्रोच है ये पॉवर्टी और इलिटरेसी, कास्टिज्म और जेंडर इश्यूज़ को इग्नोर कर देती है, ठीक है। हमको नेशनल और लोकल के बीच में बैलेंस बना के रखना चाहिए ताकि जो लोग हैं वो ज़्यादा अपने आप को रिलेट कर पाएँ। तो अगर जो बच्चा है वो अपने आप को टेक्स्ट बुक से रिलेट ही नहीं कर पा रहा है तो उसके लिए वो चीज़ यूजलेस है, क्योंकि वो कभी भी उस पोजीशन में आके समझ ही नहीं पाएगा बातों को, ठीक है। सेकंड पॉइंट इज जो टेक्स्ट बुक है उसको मेजर सोर्स ऑफ नॉलेज की तरह देखा जाता है, जबकि जो कोठारी कमीशन है उन्होंने कहा था कि होना क्या चाहिए, इट शुड बी इनोवेटिव और एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए लर्नर का, और जो इंक्वायरी है वो फर्दर मतलब चीज़ें ऐसी पढ़ाओ जिसमें बच्चा अपना आप इंक्वायरी कर सके, रेदर देन उसको आप पका पकाया खाना खिला रहे हो। और टेक्स्ट बुक के बाहर जाने की भी कोशिश करो कभी कभी, मतलब बच्चों को आप जैसे म्यूजियम्स वगैरह घुमाने के लिए ले जा सकते हो, या फिर जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं वो दिखाने के लिए ले जा सकते हो, या उनको मूवीज दिखा सकते हो आप जो हिस्टोरिक प्लेसेस पे हुई थी या फिर जिनमें जो लोग थे उन्होंने पार्टिसिपेट करा था। और ऑब्जर्वेशन मेथड काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है इस चीज़ में, क्योंकि इसमें बच्चा है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाता है, वो अपना आप एक्सप्लोर कर पाता है। थर्ड पॉइंट इज जो एसएसटी है वो डेवलपमेंटल इश्यूज़ बताती है जो कि सफिशिएंट नहीं है नॉर्मेटिव डायमेंशंस को समझने के लिए, तो इसीलिए हमको एक शिफ्ट चाहिए फ्रॉम यूटिलिटेरियनिज्म टू इगैलिटेरियनिज्म।
यूटिलिटेरियन का मतलब होता है कि जो चीज़ें मतलब ज़्यादा प्रैक्टिकल होती हैं और ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं होती हैं, मतलब उनको सिर्फ बनाया गया होता है जस्ट फॉर द सेक टू मेक। जबकि जो एगलिटेरियनिज्म है इसका मतलब है कि मोर ऑफ एन इक्वल राइट्स वाली बात, ठीक है। फोर्थ पॉइंट इज जो सिविक्स है वो हमको ब्रिटिशर्स ने दी थी, जिसमें उनका जो बेसिक एम्फेसिस था वो था कि आप कैसे एक लॉयल सिटीज़न बनते हो और कैसे आप ओबीडियंट रहते हो अपने कंट्री को लेके, और कैसे आप कॉलोनियल एथोस को ऑर्डर्स को फॉलो करते हो। बट 2005 के बाद में जो पॉलिटिकल साइंस था वो इट वाज मोर अबाउट द डायनामिक्स ऑफ द प्रोसेस दैट प्रोड्यूस द स्ट्रक्चर एंड डोमिनेंस ऑफ द सोसाइटल फोर्स। मतलब कि जो हमारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो हमारी सोसाइटी को शेप देने में कैसे काम करता है, इसके बारे में एनसीएफ ने ज़्यादा बातें करी थी। तो यही सब था इस वीडियो में। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करो, शेयर करो। आप मुझे कमेंट में बता सकते हो कि आपको किस टॉपिक पे वीडियोस चाहिए, या फिर आप लोग मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हो, नीचे मेरी आईडी है BLED बुक्स करके। तो बाकी सब्सक्राइब करो फॉर मोर अपडेट्स। आई होप आई वॉज एबल टू हेल्प यू ऑल। बाय बाय।